नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। चुनाव प्रक्रिया एमसीबी कलेक्टर डी राहुल वेंकट की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें 5वीं बार पार्षद बने संतोष कुमार सिंह को निर्विरोध सभापति चुना गया। महापौर राम नरेश राय और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। नवनिर्वाचित सभापति संतोष कुमार सिंह ने कहा कि चिरमिरी नगर निगम की 40 वार्डों में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी और क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के जो जनता जनार्दन है, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन पर मुहर ग्रामीण स्तरों में भी लगाया, शहरी स्तरों में भी लगाया। और आज नगर निगम चिरमिरी में सभापति चुनाव में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष सिंह जी निर्विरोध सभापति चुने गए। इसके लिए मैं चिरमिरी नगर निगम के सभी पार्षदों को भी धन्यवाद देता हूं कि चिरमिरी के विकास के लिए निर्विरोध सभापति का निर्वाचन हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और माननीय विष्णुदेव साय जी की जो डबल इंजन की सरकार है, उस पर जनता का भरोसा है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ पूरे प्रदेश में हो चुका है और जनता ने बता दिया है कि लोकतंत्र में जनता के हाथों में सब कुछ होता है। और जनता ने जो पिछले 5 सालों में कांग्रेस के भ्रष्टाचार, उनके द्वारा प्रदेश के लिए जिस प्रकार से नकारात्मक माहौल बनाया गया, उसका मजबूती से जनता ने जवाब दिया है। नगर पालिक निगम चिरमिरी का आज प्रथम सम्मेलन में सभापति का चुनाव हुआ है। निश्चित रूप से हमारे 39 पार्षद साथियों ने जो सम्मान दिया है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से चिरमिरी का स्थायित्व से लेकर के जितने भी चिरमिरी का कार्य है, इसका रूपरेखा बदलने के लिए हमारे सभी 40 पार्षदों का, साथ में महापौर जी का और साथ में हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के आशीर्वाद से पूरे चिरमिरी का हम लोगों ने एक मत होकर के काम करेंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से यहाँ की चिरमिरी का दशा और दिशा में जरूर परिवर्तन होगा। रायगढ़ विधानसभा के सरिया में आज विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल व पार्षदों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि किए गए वादों को बजट में शामिल कर लिया गया है। ट्रेजरी की मांग और 100 बिस्तरों वाली चिकित्सा सुविधा नगरवासियों को जल्द मिल जाएगी। सड़क विकास को लेकर सरिया से कटगपाली, रायगढ़, बरमकिला और उड़ीसा तक गौरव पथ निर्माण किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास कार्य सभी के सहयोग और विश्वास के साथ तेजी से आगे बढ़ेंगे। सरिया नगर पंचायत में आपने विकास के वादा किया और आपने जनता का समर्थन मिला। सरिया में भाजपा की लहर और आज पूरे सभी और ओपी की लहर है। इस समय में क्या सरिया के लोगों को शुभकामना संदेश होगा? आज हम लोग सरिया में लगातार पिछले 1.25 साल से विकास के कामों को आगे बढ़ाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। चंद्रपुर से कटकपाली से सरिया, सरिया से सूरजगढ़, सूरजगढ़ से पुसौर, पुसौर से कोड़ातरी, सारे सड़कों का निर्माण तेजी से हमने आगे बढ़ाया है। यहाँ पर छोटे छोटे गली मोहल्ले के सारे विकास कामों को आगे बढ़ाए हैं, चाहे वो सामुदायिक भवन की बात हो, गार्डन बनाने की बात हो, इन सब कामों को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। हाई स्कूल के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और यहाँ पर अपेक्स बैंक, जो इस अंचल के हजारों किसानों की मांग थी, वर्षों पुरानी मांग थी, उसको इसी 1.25 साल के भीतर में हमने प्रारंभ कराया। और अब लैंड रजिस्ट्रेशन का, जमीन के पंजीयन का भी ऑफिस खोलने के काम के लिए इस बजट में, अभी जो बजट आया है कुछ दिनों पहले, उसमें हमने उसे शामिल किया है सरिया में। और सरिया में जिला अस्पताल की तरह की, किसी जिला मुख्यालय में जैसे जिला अस्पताल होता है, उसी तरह का 100 बेड का हॉस्पिटल भी सरिया में स्थापित किया जाएगा। इसका भी बजट में ऐलान किया जा चुका है। इस तरह से लगातार सरिया के विकास कामों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं कहता हूं कि हमारी एक ही राजनीति है, विकास की राजनीति। इस विकास की राजनीति के लिए समर्पित होकर हम काम करते रहेंगे। अभी चाचा ऐसा कि नीम के लोग ये बताया क्या आज नगर पंचायत अध्यक्ष मैं स्वयं कमलेश अग्रवाल सहित 15 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह था। इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे लाडली विधायक वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी पहुंचे थे। हमारे
धाकड़ नेता भाई जगन्नाथ पाणिग्राही थे, पूर्व अध्यक्ष रानू सरकार थे, गिरधर गुप्ता, गौतम अग्रवाल, गुरिंदर घई, भाई कमल अग्रवाल इस्पात रायगढ़ से मौजूद थे। सबके सानिध्य में हमारे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब द्वारा शपथ दिलाई गई। मैं सरिया की जनता का आभारी हूँ जो मुझे प्रचंड मतों से जीता है। और अब एक ही राजनीति होगा, वो होगा विकास की राजनीति। जैसे वकील भैया बोलते हैं, एक ही राजनीति, विकास की राजनीति। सरिया में 100 बेड का हॉस्पिटल मिलना, रजिस्ट्री ऑफिस, नोटरी ऑफिस जैसे बड़े बड़े काम ओपी भैया ने दिए हैं। और ये 5 साल में हर संभव प्रयास है कि सरिया में विकास की गंगा बहे। विकास के वादे जैसे ओपी भैया ने बोला था कि कमलेश के अध्यक्ष बनते 1 साल के अंदर रजिस्ट्री ऑफिस खुलवाऊंगा। वो महज 1 महीना नहीं हुआ है, 1 हफ्ते में रजिस्ट्री ऑफिस का बजट में लाया गया है और हॉस्पिटल 100 बेड का बजट में लाया गया है। बहुत जल्दी रजिस्ट्री ऑफिस के साथ साथ नोटरी ऑफिस भी सरिया में खोला जाएगा। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को रोज़ा न रखने पर मौलाना की आलोचना सुननी पड़ी, लेकिन लखनऊ के युवा क्रिकेटर्स उनके समर्थन में उतर आए। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किए जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को लेकर युवा क्रिकेटर्स का कहना है कि शमी और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी उनकी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है, ऐसे में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, न कि उन्हें हतोत्साहित करने वाली बातें करनी चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है, ये मनोबल तोड़ने जैसा हो रहा है हमारे खिलाड़ियों का। इससे पहले भी हुआ था, रोहित शर्मा को ट्रोल कर रहे थे लोग कि उनको लेके बड़ा पाव बोल रहे थे। तो हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में है, उसको लेके आप ऐसा ट्रोल करेंगे तो हमारे ही खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा। और ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ तोड़ना उड़ना, वो खेल रहा है। मैं भी एक फास्ट बॉलर हूँ, आप खुद समझिए, इतने धूप में खेलना बिना पानी के कैसे खेल सकता है। देश पहले है, धर्म तो बाद में। मेरे हिसाब से जो भी है सही है, देश को पहले। मेहनत करता है, इतना दौड़ता धूपता है अपने देश के लिए। एट द एंड ऑफ द डे उसको कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं मिलती, बस ये एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वो अपने देश के लिए इतना कुछ कर रहा है। और उस पर अपने देश के ही मतलब इंसान, अपने देश के ही पॉपुलेशन के बंदे उसको ट्रोल कर रहे हैं कि पानी पी रहा है, ये कर रहा है। कभी कभी हमको ये रिलीजन एस्पेक्ट से ऊपर भी हट के चीज़ें सोचनी चाहिए। बस उन सब में नया लग के अपने ही बंदे को, जो अपने ही देश के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसको ट्रोल करने स्टार्ट कर दिया जाए। मैं खुद एक विकेट कीपर हूँ, मैं खुद 10 मिनट अगर खेल लूँ अपने एकेडमी में तो मुझे एकदम प्यास लगने लगती है, एकदम चिल मशीन लगती है शरीर में। और वो एक बॉलर होके इतना दौड़ता धूपता, उसके बाद हम उसे इतना ट्रोल कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, उसके अचीवमेंट को ना देख के उसको ये देख रहे हैं। तो हमें कभी कभार ये अपनी रिलीजन एस्पेक्ट से ऊपर हट के सोचना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें से कब तक आखिर हम ऊपर ये इसमें रहेंगे। कोई और देश वाले ये करते हैं, वो करते हैं, हम लोग ये कि ये पानी पी लिया, ये कर लिया, ये वड़ा पाव है तो ये है। ये नहीं देखते कि वो हमारे देश के लिए क्या ही कर रहा है, कितना देश का हमारा नाम ऊंचा कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये छोटी छोटी बात को लेकर इतना सीरियस ना हुआ जाए और उसके अचीवमेंट्स को देखें। मेरा नाम राज पटेल है। राज, ये बताइए, जिस तरीके से इंडियन क्रिकेटर्स की ट्रोलिंग हो रही है, मोहम्मद शमी को रोज़ा रखने के लिए ट्रोल किया गया, कुछ दिन पहले रोहित शर्मा को बॉडी शेमिंग के लिए ट्रोल किया गया था, क्या आपको क्या लगता है क्रिकेटरों की ट्रोलिंग सही है? ये ट्रोलिंग सही नहीं है। जैसे रोहित शर्मा है, देखिए T20 वर्ल्ड कप भी जिताया अपनी कप्तानी में, ठीक है, और ODI वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचा है। और वो सब कह रहे हैं कि वो फिट नहीं है, वो अपने हिसाब से वो फिट है, क्योंकि फाइनल में पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है टीम इंडिया को, ठीक है। उनकी कप्तानी इतनी बढ़िया है कि उन्होंने टीम को फाइनल पहुंचाया। देखिए कई टीमें हैं बाहर से, जैसे ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, लेकिन न्यूजीलैंड, ये सब इनके कप्तान है जल्दी फाइनल में नहीं पहुंचा पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कृपया कि रोहित शर्मा और शमी की ट्रोलिंग ना करें। शमी एक अच्छे गेंदबाज हैं, उन्होंने जल्दी में अभी पंजाब भी खोला है, वो इतने बेस्ट बॉलर हैं, इंडिया के दूसरे युवा गेंदबाज हैं। ओके, कृपया उनकी ट्रोलिंग ना की जाए। रही बात पानी की, तो अभी उस टाइम भले उन्होंने रोज़ा ना रखा हो, अब क्रिकेट में कोई रिलेशनशिप या भेदभाव वो सब नहीं देखा जाता है, ठीक है। क्रिकेट एक
स्पोर्ट्स का गेम है और ये कंट्री के लिए, हर प्लेयर अपनी कंट्री के लिए खेलता है, हर प्लेयर अपनी कंट्री को जिताने के लिए खेलता है। थैंक यू। कृपया तो फिर रोहित शर्मा और समी को ट्रोल ना करें। धन्यवाद भाई। लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ उठाया। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। आज राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पे एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप जिला एवं सत्र न्यायालय में माननीय चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ये कैंप आयोजित किया गया उनके सहयोग से। और यहाँ पर लखनऊ की सभी सम्मानित प्रतिष्ठान जैसे मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, बलरामपुर हॉस्पिटल, राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, राजकीय होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज, इस तरह के तमाम सभी संस्थाओं ने अपना सहयोग दिया है और निःशुल्क चिकित्सकीय सेवाएं दी हैं। साथ ही इन्होंने अपने प्रिविलेज कार्ड दिए हैं जिसमें अधिवक्ता भाइयों बहनों को जो है लखनऊ बार और सेंट्रल बार के माध्यम से जिन्हें भी इस कार्ड की आवश्यकता होगी हम लोग कार्ड वितरण शुरू करेंगे और इसमें 10 से लेकर 50% तक उनको छूट मिलेगी, चाहे वो किसी भी तरह की पैथोलॉजी जांच हो, चाहे किसी तरह की रेडियोलॉजी जांच हो, डॉक्टर की कंसल्टेंसी हो या जो है कोई भी तरह का बड़ी अगर टेस्ट भी होते हैं, तमाम MRI और बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं तो उसमें 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ATS सहारनपुर यूनिट और मुरादाबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 2015 से फरार हिजबुल आतंकी उल्फत हुसैन को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। 2002 में आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 2008 में वह जेल से बाहर आ गए। लंबे समय से फरार चल रहे इस आतंकी पर 2015 से परमानेंट वारंट जारी हुआ था। जांच में सामने आया कि उसने रामपुर, मुरादाबाद और POK में भी शरण लिया था। अब गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जा रहा है। अरेस्ट किया गया है, कब से वो फरार था, क्या पूरा मामला है? देखिए, जो ATS सहारनपुर यूनिट है और मुरादाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में वर्ष 2015 से एक हिजबुल से संबंध रखने वाला टेररिस्ट जिसकी अरेस्टिंग वर्ष 2002 में मुरादाबाद से की गई थी और काफ़ी मात्रा में असलहे और बाकी एंटी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाने वाले सब्सटेंस थे बरामद किए गए थे। उसको सूरनकोट, थाना सूरनकोट, जनपद पूंछ, जम्मू एंड कश्मीर से कल अरेस्ट किया गया है। बेसिकली वर्ष 2002 में 9/7 यानी 9 जुलाई 2002 को एक अरेस्टिंग हुई थी जिसमें उल्फत हुसैन नाम का ये हिजबुल से संबंध रखने वाला टेररिस्ट यहाँ मुरादाबाद में रह रहा था और उसके साथ स्थानीय यानी जो 4 लोग और अरेस्ट हुए थे जिसमें से 3 मुरादाबाद के रहने वाले थे, एक रामपुर का रहने वाला था। इनको भी गिरफ्तार किया गया था और इनके पोजीशन से एक AK-47, एक AK-56, बहुत सारे हैंड ग्रेनेड्स, काफ़ी मात्रा में डिटोनेटर, टाइमर्स और एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए थे और इनको 2002 में जेल भेजा गया था। उसके बाद वर्ष 2008 में ये जेल से बाहर हुए थे और उसके बाद से लगातार एब्सकॉन्डिंग थे। इनके खिलाफ बहुत सारे समन्स वारंट्स जारी हुए। उसके बाद 299 की कार्रवाई होने के पश्चात इनके खिलाफ 2015 में परमानेंट वारंट जारी करते हुए और फाइल को दाखिल दफ्तर किया गया था और उसके बाद लगातार ATS और प्लस लोकल पुलिस इसको लगातार लोकेट करने का प्रयास कर रही थी। हम लोग के पास काफ़ी कंक्रीट सूचना मिली थी और काफ़ी प्रयास के बाद कल इसकी गिरफ्तारी ATS जो सहारनपुर यूनिट है वो और हमारी जो लोकल कटघर थाना की पुलिस है इसकी टीम ने जाकर के इसको सूरनकोट से कल अरेस्ट किया है और आज इसे पूछताछ करने के बाद इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं और बाकी जो कार्रवाई कोर्ट में चल रही है उसमें जितनी सारी चीज़ें हैं उसमें हमारे तरफ से सारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सर क्या बताया गया, पूछताछ में क्या बताया गया, कहाँ से ट्रेनिंग?
देखिए, इस समय जब ये अरेस्ट हुआ था उस समय बहुत सारी बातें सामने आई थी। बेसिकली ये यहाँ पे पहले आया था, रामपुर में रह रहा था। रामपुर में इसने कुछ अपनी दीनी तामील हासिल की थी और उसके बाद फिर ये असालतपुरा में यहाँ रहने लगा था, हफीज़ों वाली मस्जिद में। वहाँ पे कुछ दिन इमामियत करने के बाद ये पुनः चला गया था वापस वहाँ। ये चला गया था पूंछ, अपने जो इसका सुरनकोट है जहाँ, वहाँ जाकर के फिर उसने दीनी तामील दी और उसके कुछ दिन के बाद ये 99 में संभवतः ये पीओके एरिया में चला गया था और पीओके में जाके इसने वहाँ पे टेररिस्ट की ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद फिर ये वापस आया था और आने के बाद ये यहाँ पे वर्ष 2000 में 2001 के आसपास यहाँ आ गया था मुरादाबाद और फिर उसके बाद इसने यहाँ के लोकल कुछ लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके और ये टेररिस्ट एक्टिविटी करने की फिराक में था। उसके बाद 2002 में इसके बारे में सूचना मिली कि ये उत्तराखंड रामनगर में जाके रहने लगा था और वहीं पे अपने कुछ असलहा वगैरह वहाँ पे इन लोगों ने रख थे। इनपुट के आधार पर जब इनकी अरेस्टिंग हुई तो इसकी निशानदेही से ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये बरामद की गई थी और उसके बाद इसमें जो भी धाराएं थी उस समय उसमें इसकी अरेस्टिंग हुई थी। इसके ऊपर पोटा भी लगा था। बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ऐसे ये जिस गांव का रहने वाला है वहाँ पे इसके फादर सरपंच हुआ करते थे। इसके पास कुछ 6-7 बीघा जमीन भी है और अभी वहाँ पे कुछ व्यवसाय करने के बारे में बता रहा था कि अभी वहाँ पे रह के कुछ व्यवसाय कर रहा है। अभी और के साथ इनके साथी जो है उसमें से कुछ लोग अभी हम लोग लोकेट नहीं कर पाए। बाकी लोगों से पूछताछ की गई है तो गाँव में रह रहे हैं। एक इसमें से जो है वो व्यक्ति अपने रामपुर का रहने वाला है, ये अपने कहीं बाहर जाके काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे जो जब्बू के नाले डिप्टीगंज में जो व्यक्ति था जो अरेस्ट हुआ था वो अभी यहीं अपने कुछ काम धाम कर रहा है और एक इसमें से जो नसीम है जो जयंतीपुर का रहने वाला था इसके बारे में सूचना नहीं मिल पाई। अच्छा, केवल इनाम भी घोषित किया जाता है? इनके ऊपर जब ये अस्थायी वारंट जारी हुआ था उसके बाद पुनः री इशू हुआ था अस्थायी वारंट। ये 5 तारीख को अस्थायी वारंट जारी हुआ था और उसके पहले इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में योगी सरकार के 2 मंत्रियों के बीच पीली गमछे को लेकर विवाद हो गया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे द्वारा पुलिसकर्मियों की आंख निकालने की धमकी पर परिवहन मंत्री अरुण राजभर ने कहा कि अब कोई यूपी पुलिस से बदसलूकी नहीं कर सकता क्योंकि वे योगी की पुलिस है। अगर कोई कॉलर पकड़ता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। पुलिस वालों की आंख निकालने की बात कर रहे हैं, इस बयान को कैसे देखते हैं और क्या इस बयान के लिए कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अब उत्तर प्रदेश पुलिस के कोई आंख नहीं निकाल सकता है, ये वो पुलिस नहीं है। अब ये जोगी जी की पुलिस है और आप जानते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहाँ पर डीजीपी कार्यालय पर अपराधी जेल से छूट के जेल से आजा करके मिलते थे। पुलिस उपाधीक्षकों को घसीटा जाता था लखनऊ की राजधानी में। आज जोगी जी की पुलिस से कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल देगा। आज ये पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश की पुलिस की मिसाल दी जाती है कि जो पहले अपराधी एक जिला चलाते थे, आज अपराधी या तो जिला छोड़ के भाग गए हैं या इस दुनिया में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ये कमाल है क्योंकि जब एक अच्छा नेतृत्व मिलता है तो लोगों को न्याय मिलता है। आज जोगी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति के लिए आज जो है कानून का राज स्थापित है। कानून समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की पीली गमछी पर तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने कहा कि यह राज्य में माहौल खराब कर रही है और अरुण राजभर को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही प्रदेश के डीजीपी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। जी नेताजी, आजकल पूरे प्रदेश में पीले गमछे को लेकर का पीला गमछा जो है सुभाष पे से ज़्यादा पीला गमछा प्रदेश में सुर्खियों में है। कैसे देखते हैं पीले गमछे को? पीला गमछा देश में प्रदेश में पूरे प्रदेश का मतलब माहौल एक खराब कर रहा है और लोगों को वातावरण गलत फैला रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। कौन? पीला गमछा। और ये राष्ट्र के लिए और देश के लिए अच्छा
अरुण राजभर ने जिस तरह से बयान दिया पुलिस वालों पर आंख निकाल लेने का, इस बयान को कैसे देखते हैं और अरुण राजभर से क्या मांग करेंगे? देखिए, इस तरह की बातें प्रशासन के विषय में जो डबल इंजन की सरकार है जो बुलवा रही है, लेकिन सरकारें आती और जाती रहती हैं। तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे आदमी के ऊपर उचित कार्रवाई करें और ऐसे लोगों पर FIR दर्ज करें, ताकि इस तरह की बात दोबारा कोई आदमी हिम्मत न करे इस तरह की बात करने। अरुण राजभर इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, और उनको प्रशासन से माफ़ी मांगना चाहिए कि प्रशासन के लिए इस तरह की बात करना बहुत ही निंदनीय है और उनको माफ़ी मांगना चाहिए। कौन सी बात? जो आंख निकालने वाली बात आपने क्वेश्चन किया है, इस तरह की बात किसी को भी लोकतंत्र में अधिकार नहीं है। वो तो प्रशासन ही है, प्रशासन के सामने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरह की बात से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इस तरह की बात बोलना भी। सीतापुर में सनसनीखेज वारदात। दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या की गई। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में पहले उनकी बाइक को टक्कर मारी गई, फिर 3 गोलियां दागकर उनकी जान ले ली गई। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश भाजपा महिला महानगर मोर्चा ने नगर निगम के कार्यरत लाभार्थी और आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित किया। महिला सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद त्रिवेदी, मेयर सुषमा खरकवाल सहित सैकड़ों भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हुए हैं महिला मोर्चा की सारी बैठक हुई है कि 101 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। उसमें सीता दीदी और महानगर की अर्चना दीदी, ये सब लोगों ने सूचना किया। सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, हमारी भी महिलाएं सारी आई हैं, उनका भी सम्मान हुआ है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा वो है जो हर महिलाओं का उत्साह आगे बढ़ा रही है। धन्यवाद। पहले तो मैं महिला दिवस के पूर्व संध्या पे सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और 4-5 दिन बाद हमारा पर्व है, सनातन धर्म का पर्व है होली की भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। 100 महिलाओं को सम्मानित कर रही हैं। हमारी नगर अध्यक्ष हैं जो सीता नेगी जी, वो जिन्होंने जिस क्षेत्र में जैसा काम किया है उन महिलाओं को सम्मान करेंगी। और कल मैं भी सदन रख रही हूँ। मेरी 42 महिला पार्षद है, महिला अधिकारी, महिला कर्मचारी, महिला पार्षद और मेरे यहाँ जो सफाई कर्मचारी महिला हैं उनको भी बुला करके उनका भी मैं सम्मान करूँगी कल। नहीं, मेरे नगर निगम के हैं, नगर निगम। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान कर रही है, सुरक्षा की बड़ी बातें करती है, वहीं विपक्ष में शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि महिला सुरक्षा सिर्फ दावे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और महिलाओं से जो वादा किया है। आप ये बताइए, अगर आपको आवास अलाट हो रहा है तो महिलाओं के नाम पे, शौचालय अलाट हुआ तो महिलाओं के नाम पे, हर योजनाएं महिलाओं के नाम पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और महिला बिल 1996 में महिला बिल सदन में के पटल पे आया था और कांग्रेस ने उसको लटकाए रखा। 27 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 27 साल बाद वो बिल पास किया है। तो महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है कि कोई और पार्टी करती है? आज 101 महिलाओं का सम्मान आप लोग कर रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की हैं, ये आम महिलाएं हैं? ये आम महिलाएं भी हैं, पार्टी से भी जुड़ी हैं, लाभार्थी भी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लाभ मिला है, जैसे शौचालय हुआ, आवास हुआ, आयुष्मान कार्ड हुआ है। और जिन्होंने जिस क्षेत्र में जैसा काम किया उनको सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने महिलाओं के सम्मान में एक बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की अपनी बहनों को
बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ा है। सरकारी व्यवस्था में उनको पूरा सम्मान देते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था देते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए आरक्षण लागू करने का काम किया है। मैं ऐसे अवसर पर पूरे प्रदेश की अपनी बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सर, उत्तर प्रदेश की तमाम महिलाएं जो आशा बहुएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। मुझे जानकारी मिली है उनके जो डिमांड्स है उस आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एम.के. स्टालिन बीच में तमिल की जो बातें कर रहे थे, आज गृह मंत्री वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि तमिल में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करें। हमारी सरकार तो ऐसा करती आ रही, जिसके बाद अब उनकी सरकार की तरफ से गोलमोल जवाब आने लगे जब गृह मंत्री ने आज उनको इसके लिए। देखिए, स्टालिन हो या इंडी गठबंधन के दूसरे नेता हमेशा भारतीय संस्कृति पर इस प्रकार की गलत बयानबाजी करते रहते हैं। आने वाले दिनों में इंडी गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।